Also, would you like to introduce yourself to the Executive Director of the NIDM? Hello, sir. I'm Jigmet. Right now I'm studying in Delhi University. I'm from Leh, Ladakh. Good morning, everyone. I'm Sandhya Dolma and I'm from Leh Ladakh, and currently I'm studying in Delhi University only. They have been deputed by the Leh Archaeology Department. I think they're going to go back and work in the archives. Now, after this inaugural address by Professor Pratapan Jhaji, now I will request Executive Director of National Institute of Disaster Management, Shri Rajendra Ratnoji, to kindly present your thoughts and guidance for this workshop. Thank you. Professor P. Jha, Achal Pandya ji, Richa Negi ji, Dr. Ajinder Wadia, IPRO NIDM, Nazia Khan, Dr. Tripathi from National Museum, कुमार संजय झा जी चले गए और IGNCA के बाकी सभी यहाँ प्रतिभागी और सारे जो डिफरेंट स्टेट से, मणिपुर से, लेह लद्दाख से, राजस्थान से और जो क्राफ्ट्स म्यूजियम दिल्ली से और बाकी जो आप आर्म म्यूजियम से और बाकी संस्थाओं से जो प्रतिभागी आए हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार. Good morning. I am very happy about this partnership. कई बार आप किसी रिश्ते में आप बहुत इच्छुक है लेकिन अगला इच्छुक नहीं हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो या संस्थागत स्तर पे. तो जहाँ रेसिप्रोसिटी होती है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो चाहे संस्थागत संबंध हो, तो वहाँ पे काम करने का आनंद आता है. तो ये उस तरह का है. एक IGNCA के साथ में हमारी एक ऐसी नेचुरल पार्टनरशिप हुई है जहाँ पे कि वी सप्लीमेंट ईच अदर. एंड एक तरह हमारे में जो एक ड्राइव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि एक ऐसा संस्थान है जो विश्व का शायद सबसे पुराना संस्थान है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में. दुनिया का पहला मेला योकोहामा कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1994 में, और सारे देशों से अपील की गई थी कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें. और नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट भारत सरकार ने 1995 में एक साल के अंदर ये स्थापित किया था. उस समय ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक यूनिट हुआ करता था. और उसके बाद में जो 2-3 ऐसी आपदाएं देश में आई, चाहे वो उड़ीसा सुपर साइक्लोन हो, चाहे वो भुज अर्थक्वेक हो, और उसके बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इसका लोकेशन है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, और इसका जो मापदंड है वो भी बड़ा होना चाहिए, स्केल भी. और 2003 में इस संस्था को सेंटर से एक नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये संस्थान आया. 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, तो उसमें इस संस्थान को एक स्टैट्यूटरी पावर मिली और इसका रोल पार्लियामेंट ने उसके ऊपर मुहर लगाई कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना. और हमारे बहुत सारे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, जिसमें से एक फंक्शन ये भी है कि हम विभिन्न विभागों के साथ में काम करके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मेन स्ट्रीम करें. और यही बात कहीं कहीं बहुत सारे दूसरे मसौदों में भी ये जाहिर होती है, चाहे वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 हो, जिसमें 11.4 में कल्चरल हेरिटेज की बात की गई है. इसी तरह से उस सेंडाई फ्रेमवर्क के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में भी बोला गया कि हमें अपने प्रोडक्टिव एसेट्स को, हमारी लाइवलीहुड एसेट्स को, इंक्लूडिंग कल्चरल एसेट्स को हमें प्रिजर्व करना चाहिए. और इसी तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्लान बना है उसमें भी कल्चरल एसेट्स के प्रिजर्वेशन की बात की गई थी, लेकिन इस दिशा में कारगर कोई कदम उस तरह से नहीं उठे थे. तो मुझे इस बात का हर्ष है कि इस साझेदारी की शुरुआत हमारी जोधपुर में हुई. जोधपुर म्यूजियम से मेहरानगढ़ से आप आए हैं, तो मेहरानगढ़ की धरती में ही हमारा ये संबंध जो है
उसके ऊपर एक तरह से फॉर्मुलाइज हुआ और हम लोगों ने वहाँ पे एक बहुत ही सार्थक कार्यशाला की थी जिसमें कि ये चीज़ ब्रेनस्टॉर्म किया था कि ये एक बहुत बड़ा गैप है और हमारे जो मूर्त और अमूर्त धरोहर है हमारे देश की उसे बचाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है. Both the tangible and intangible assets need to be protected, preserved, conserved, and also in the wake of disasters. वैसे ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर कई तरह के खतरों से आज जूझ रही है अपने अस्तित्व के लिए, चाहे वो प्रकृति के खतरे हों, चाहे वो बाजारी खतरे हों, चाहे वो पाश्चात्यकरण के खतरे हो, वेस्टर्नाइजेशन के खतरे हो. हम कई चीज़ों में हम देख रहे हैं कि हम अपने कल्चरल एसेट्स को भूलते जा रहे हैं. आज जब मैं सुबह अपने आप को ड्रेसअप कर रहा था तो मैं दर्पण में देख रहा था और अपने उन द्वंद्व को और अपने उन कॉन्ट्राडिक्शंस को भी मैं फील कर रहा था कि हम कल्चर की बात करते हैं, मैं कितना सहजता से एक वेस्टर्नाइज कॉस्ट्यूम पहन रहा हूँ जो मुझे लगता भी नहीं. और अगर मैं अपना जो देसी तरीका है और मेरे राजस्थान की धरती में साफा और धोती पहनने की परंपरा में अगर मैं वो आ जाता तो आई वुड हैव बीन ए लाफिंग स्टॉक बिकॉज that is what the modern material economy works. It's a called perceived obsolescence. It generates a sense of inferiority in you when you observe your cultural asset, because any alien markets, when they want to penetrate into a society or a culture, the first they attack is the cultural assets. They attack the cultural pride, they attack the cultural values, because they are the biggest barrier. जो आप एक दूसरी विदेशी संस्कृति की धरोहर को अपनाने के लिए सबसे बड़ा जो रुकावट होती है वो आपकी कल्चर है, आपकी संस्कृति है. तो सबसे पहले जाने अनजाने में हमको पता नहीं लगता कि हम कब उस विज्ञापन की संस्कृति का एक शिकार बन गए हैं और धीरे धीरे हमें ये हीन भावना, इसी को परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं. और ये जो बाजारी व्यवस्था है और चाहे वो मटेरियल इकोनॉमी जिसको कहा जाए, ये दो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है. एक है परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस और एक है डिजाइन्ड ऑब्सोलेसेंस. एक है चीज़ों को ऐसे डिजाइन करो कि उनको डंप कर दिया जाए ताकि नया उपभोग कर सको, और दूसरा ऐसा करो कि लोगों में ये हीन भावना पैदा करो कि वो जो ट्रेंड कर रहा है उसके साथ में कॉपी करें. तो इन चीज़ों को, खैर मैं अपने विषय से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, तो मैं बात इसलिए कहना चाह रहा था कि एक तरफ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसके की जो अमूर्त धरोहर है, हमारी भाषा है, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृति की जो आज बहुत ही एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, बहुत ही हाशिए पे खड़ी है क्योंकि हमें इस तरह के चैलेंजेस है. और उन चैलेंजेस के साथ में हमारे बढ़ते हुए जो जलवायु परिवर्तन है उसकी जो तीव्रता, जो उसकी इंटेंसिटी और जो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर इसके साथ में बढ़ती जाएंगी, और वो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिसमें कि खतरे नहीं आते. हमने देखा है कि ऐसी ऐसी जगहें जिनमें हमने कभी सोचा नहीं था कि वो खतरे आएंगे. आई नो अ वेरी क्लोज well-wisher and a colleague of mine in where I worked in Tamil Nadu. His brother died of flood in Badmer district of Rajasthan. And he was the ADGP of the state, a very well-known, very powerful officer. He tried his all best but could not save his brother because he could not imagine that a flood can come in desert. We have seen two very unknown phenomena in our Himalayan region in 2023. सिक्किम में और उत्तराखंड चमोली में ग्लोव. आप में से कितनों ने सुना ग्लोव के बारे में? आपने गोल्फ के बारे में जरूर सुना होगा कि ये खेलने की चीज होती है, लेकिन ये ग्लोव कोई खेलने की चीज नहीं है. ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो ग्लेशियल लेक्स और ऐसी 5000 झीलें हमारे अपर हिमालयाज में हैं, जिसमें की 55 झीलें बहुत ही बड़े खतरे के ऊपर है. तो मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट, द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर इज बाउंड टू इंक्रीज एंड वी आर गोइंग टू फेस न्यूअर चैलेंजेस एंड देयरफॉर our preparation also has to be unprecedented. And हमने देखा है कि वो देश जहाँ पे संस्कृति न केवल एक हमारे आत्मगौरव का विषय है, न केवल हमारे बहुत ही एक प्राइड का विषय है, बल्कि ये हमारे
आर्थिक ढांचे का भी बहुत बड़ा योगदान देता है, खास करके वो क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक संपदा ही सबसे बड़ा एसेट है, कल्चरल एसेट्स ही सबसे बड़ा एसेट है, चाहे वो हिमालयन रीजन हो, चाहे वो हमारा पश्चिमी भाग हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपका इकोनॉमी का एसेट है वो आपका टूरिज्म है, और टूरिज्म का जो बेस है वो आपकी कल्चरल एसेट्स है। और हमने देखा कि वो देश और वो प्रांत जहाँ पे आपकी कल्चरल एसेट्स जब डिस्ट्रॉय या डैमेज होते हैं डिजास्टर की वजह से, तो न केवल लोगों की क्षति होती है, न केवल हमारे बहुत इनवैल्यूएबल एसेट्स और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स, धरोहर, जो ट्रेजर है वो उसकी हानि होती है, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे आर्थिक नुकसान, तो कई बार जो हमारा चीज़ है वो कई इमोशनल आर्ग्यूमेंट से नहीं बल्कि आपके इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट से लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को, ह्यूमन लाइफ को या कल्चरल एसेट्स को अंडर वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में हमने देखा है कि वहाँ की इकोनॉमी भी पूरी तरह से, वहाँ का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, और उसके साथ में बहुत सारे लोगों का रोजगार और जीवन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हुई समस्या की बात, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो जोधपुर वर्कशॉप में हमने एक सोचा कि ये वर्कशॉप से जो आउटकम निकले हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे हमने म्यूजियम्स, गैलरीज, आर्काइव्स और हमारी कल्चरल हेरिटेज और लाइब्रेरीज और इन सारे जो चीज़ों से जुड़े हुए लोग थे, इवन भाषाविद लोगों को भी, और वो संस्थाएं जो लोक कथाओं के ऊपर भाषाओं पे काम कर रही थी उनको भी हमने बुलाया। और उस से आगे जो हमारा आईजीएनसी के साथ में चर्चा होकर ये निकला कि हम एक बहुत ही जॉइंट हेट्रोजेनस ग्रुप की बजाय हम फोकस्ड अप्रोच के साथ में हमारे म्यूजियम और गैलरीज को एक ग्रुप में रखें, और कुछ उसमें से जो बहुत ही आगे आने वाले हैं उनको हम साथ में लेके आए और उनको हम एक छोटा प्रशिक्षण देके उनको एक होमवर्क दें। तो आपकी जो प्रशिक्षण है वो आपका 3 दिन में समाप्त नहीं हो रहा है, ये सिर्फ संपन्न हो रहा है। आपने सुना होगा कि जब न्यूज रीडर पढ़ता है तो बोलता है आज की सभा समाप्त नहीं हुई, बोलता संपन्न हुई, क्योंकि अगले दिन फिर से शुरू होनी होती है। तो ये आपके और आईजीएनसी और एनआईडीएम के बीच जो कार्यक्रम शुरू हुआ है ये 3 दिन में समाप्त नहीं होगा, संपन्न होगा। और आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, एक टेम्पलेट दी जाएगी कि आप किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक डिजास्टर प्लानिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के लिए, उसमें कैसे आप हैजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अपने रीजन का, क्षेत्र का कर सकते हैं कि उसमें किस तरह के खतरे हैं, किस तरह की आपदाएं वहां पे आ सकती है। मेरा निवेदन है कि जो थोड़ी सी अधीर आत्माएं जो अपने फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकते वो अपने फोन को थोड़ी देर दूर रखें। इस ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा रह सकते हैं, यकीन मानिए। तो आप पहले HRVA के बारे में, हमें अजिंदर जी, मुझे आशा है कि वो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे आपको अपने सेशंस में कि हैजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे किया जाना चाहिए। और हमने देखा है कि हैजार्ड एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन डिजास्टर हम एक मानव निर्मित डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, लेकिन वो नेचर के साथ में जब हम छेड़छाड़ करते हैं या फिर वो नेचर की आपदाओं को ध्यान में नहीं रखकर हम संरचनाएं और अपनी बिल्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उसके कारण हमें क्षति होती है। तो आप प्राकृतिक खतरे जरूर रहेंगे, देयर विल बी ऑलवेज अ रिस्क, देयर विल ऑलवेज बी हैजार्ड, लेकिन इस हैजार्ड की जो रिस्क है, द रिस्क इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ hazard, intensity of hazard into vulnerability into exposure, and it's an inverse mathematical function with capacity building. तो आप अगर अपनी vulnerability को कम कर दें, आप अपने exposure को कम कर दें, और आप जो hazard की intensity आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों के साथ ही साथ में अगर human capacity और institutional capacity को हम बढ़ाएं, तो this can set off the risk which is arising out of any natural phenomena and we can reduce that. और इस दृष्टि से हमारा डिजास्टर प्लानिंग में ये होना चाहिए कि हमारी वल्नरेबिलिटीज क्या है, हमारा एक्सपोजर किस तरह का है, हमारे आर्टिफैक्ट्स का भी है, हमारे विजिटर्स का भी है। हम आर्टिफैक्ट्स को भी कैसे बचाएं और अपने विजिटर्स को भी कैसे बचाएं, ताकि, और अगर हमें ऐसे खतरे जिसमें कि हमें पूर्व में चेतना मिलती है तो हम उन्हें कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हैजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बाद में हमें देखना होगा कि प्रिवेंटिव मेथड्स अपनी प्लानिंग प्रोसेस में, हमारे कंस्ट्रक्शन में,
हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हम कैसे उसको इनबिल्ड कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कैसे हम इम्बाइब कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक ज्ञान की अलग पुड़िया नहीं रह जाए, वो हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का, हमारे मैनेजमेंट का, हमारे प्रबंधन का उसका एक अभिन्न अंग बन जाए, उसका हम प्रयास करें। और कई बार कितना भी प्रिवेंशन करें, वो मटेरियल की चॉइस भी होती है, आपका डिजाइन भी होता है, उसको कैसे उस क्षेत्र के जो खतरे हैं वो हम एक तरफा सोच नहीं रखें, मल्टी हैजार्ड सिनेरियोज को सोचें और हाउ दोस मल्टी हैजार्ड सिनेरियोज कैन बी मिटिगेटेड बाय एप्रोप्रिएट प्लानिंग, एप्रोप्रिएट डिजाइन, एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये सब भी नहीं हो पाता है प्रिवेंशन, तो आगे हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और उस प्रिपेयर्डनेस में हमारे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो हमारे इक्विपमेंट हो सकते हैं। एक म्यूजियम में अगर मान लीजिए फायर रिस्क है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास में स्मोक डिटेक्टर्स हैं? अगर है तो क्या हम म्यूजियम है तो क्या हमें वहाँ पे क्या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे कोई ऐसे एसेट तो नहीं जो स्प्रिंकलर के कारण ही पता चला कि फॉल्स अलार्म हो गया, स्प्रिंकलर के कारण जो खतरे से जो खराब नहीं होने वाला था चीज़ वो स्प्रिंकलर से हो गया। तो हमें थोड़ा सोच समझकर अपने बचाव की या प्रिपेयर्डनेस करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे 20 साल के फील्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर रहा हूँ, और मेरा सबसे बड़ा एक सोच है कि जब सारी टेक्नोलॉजी, सारी फॉरवर्डिंग खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों की, समुदाय की और प्रबंधन करने वाले लोगों की, स्टाफ की, अगर उनकी क्षमताओं का निर्माण हो, उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट रेगुलरली हो, तो हम कोई भी आपदा आए हम उससे बचा सकते हैं। कि टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर्ड है तो वो बचा लेगा। 1985 के करीब आई थिंक फ्रांस के एक म्यूजियम में आग लगी थी और उन्होंने उनकी प्रिपेयर्डनेस के कारण उन्होंने सारे वो आर्टिफैक्ट्स और वो सब बचा लिए थे, क्योंकि दे हैड ए प्लान फॉर बोथ फायर एज वेल एज फ्लड सिचुएशन। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम इस चीज़ को, अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली बनाएं। इसमें आपकी जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम